हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स क्लास 12th का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चैप्टर 7 और 7.8 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स के मेथड्स तो होते ही हैं, फिजिक्स में भी हमने किया है अगर कुछ बच्चों ने किया, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा इस तरह से कि चाहे कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का है या नहीं है, डजेंट मैटर, अगर उसे इंटीग्रल्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है जो हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में करके आए हैं तो उसे पता चलना चाहिए कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब जो प्रीवियसली डिस्कस करके आए थे हम, वो थी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। सबसे इम्पॉर्टेंट तो सी ही आ जाता था उसमें। ठीक है, एक अननोन कांस्टेंट। फिर हमने स्पेशल फंक्शंस के इंटीग्रल्स भी करने की कोशिश की, लेकिन ये सारी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थी। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था कि ये इनडेफिनेट और डेफिनेट है क्या, फ़र्क क्या है इन दोनों में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात समझने वाली है ना कि फ़र्क क्या है और ये ऐसा होता ही क्यों है। राइट, ये सबसे ज़्यादा तंग करती है चीज़ कि डेफिनेट मतलब इनडेफिनेट है तो डेफिनेट क्या है, अगर डेफिनेट है तो फिर इनडेफिनेट क्यों है। तो चलिए, ये बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे। मेरा एक सवाल है कि आपने बहुत सारे एरियाज निकाले होंगे अभी तक। अगर मैं आपको बोल दूं कि ऐसे कुछ है और कोई कर्व ऐसे है, ये कर्व है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए, चलिए ठीक है, तो मैं कहता हूं कि एरिया निकाल दीजिए अंडर दिस कर्व, तो आप बोलेंगे सर ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो ये ट्रिपीजियम बन गया होता और एरिया निकल आता। और दिक्कत ये है, ये कर्व है। कर्व हमेशा इस तरह से, अब मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल दीजिए, फिर आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, और कोई ना कोई रेडियस पता है, ना कुछ पता है, ना कुछ पता है, बड़ी दिक्कत है। तो एरिया अंडर अ कर्व निकालने के लिए ही हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन बनी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बनी है, इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे टीचर्स या काफ़ी सारे स्कूल्स में ये चीज़ बहुत कम इम्पोर्टेंस देके पढ़ाई जाती है। मुझे रियली ये चीज़ समझ में कम आती है कि ऐसा क्यों करते हैं टीचर्स, या इस चीज़ को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती। पर चलिए, व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसे पूरा डिटेल में करवाऊंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी आए ना। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब एरिया अंडर कर्व होता है तो वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेट होता है। लेकिन उसकी अप्रोक्सीमेशन इतनी ज्यादा नजदीक होती है एग्जैक्ट से कि हम उसे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट लेते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आप ये देखिए कि एरिया अंडर अ कर्व निकलेगा कैसे। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बुक की हेल्प लूंगा। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी, ये डायग्राम है पेज नंबर 331 पे। अगर मुझे एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है तो मैं करूंगा कैसे, तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। उन्होंने बोला है कि लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो कर्व है ये एक हमारे पास एक फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है और वो क्लोज्ड इंटरवल्स में है। अब क्लोज्ड इंटरवल्स का क्या मतलब है, ये देखिए, अगर मुझे पी क्यू एस आर या पी आर एस क्यू का एरिया निकालना है और ए और बी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो मुझे इस कर्व का एरिया निकालना है। अब इस कर्व का एरिया निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो सिस्टम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट ये आपको इसलिए बताने की कोशिश की है कि हमें एरिया ऑफ कर्व का जो एरिया निकालना है, या एरिया अंडर अ कर्व, आई शुड स्पेसिफिकली से, एरिया अंडर अ कर्व का एरिया निकालना है तो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, और वो भी क्लोज्ड की। ठीक है, ये तो कुछ चीज़ें हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि हम और क्या क्या इसमें देख सकते हैं या सोच सकते हैं।
अब करते हैं बात क्या है कि ये और ये ऑर्डिनेट है, ये कर्व है और ये एक्स एक्सिस है। तो हमें एरिया किस किस का निकालना है? हमें एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, कंटेन्ड बाय ऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर ये x इज इक्वल टू ए है और ये x इज इक्वल टू बी है, ठीक है, कंटेन्ड बाय ऑर्डिनेट्स एंड एक्स एक्सिस, तो हमें इस चीज का एरिया निकालना आना चाहिए। अब मुद्दा ये है, सर आप इतनी देर से बात कर रहे हो एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व, होता क्या है? देखिए बच्चों, अगर मुझे एरिया अंडर अ कर्व निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस खींचनी शुरू करूंगा। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो लाइन होती है, इट इज द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल विच डज नॉट हैव एनी ब्रेड्थ। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस खींचनी शुरू करूंगा इकट्ठी एक साथ, तो ये बन जाएंगी हमारे पास ऐसी इतनी सारी लाइंस बन जाएंगी जिनकी चाहे ब्रेड्थ कोई ना हो लेकिन फिर भी वो कर्व को कवर कर जाएंगी पूरी, ठीक है। ये मतलब होता है हमें अगर एरिया अंडर अ कर्व निकालना है तो हमें छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का सहारा लेना पड़ेगा। रेक्टेंगल्स ऐसे जिनकी ब्रेड्थ नहीं है, सिर्फ लेंथ है। लेकिन आप ये देखिए, ऐसे मैंने किया और उसके बाद एक लाइन और खींच दी, फिर मैंने एक लाइन और खींच दी, अब तो कुछ ना कुछ ब्रेड्थ बन गई है, लेंथ तो थी। तो इस तरह से करते हैं। जब मैं यहां से यहां चला जाऊंगा और इनको मिलाते हुए कर दूंगा, ठीक है, इन सब ए और बी को मिला दूंगा, तो ये अपने आप ही यहां से लेके यहां तक की ब्रेड्थ बन जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट। और लेंथ्स हिलती जाएंगी। पर अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर लेंथ तो यूनिफॉर्म हुई नहीं, लेंथ तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, अलग 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 चलती जा रही है। ऑफ कोर्स ये लेंथ अलग है, इसीलिए तो इनके लिए एक फॉर्मूला बना है हमारे पास। वो फॉर्मूला देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कर्व होती है ये हमारा फंक्शन होता है, ये ऑर्डिनेट है, ठीक है, ये भी ऑर्डिनेट है और ये एक्स एक्सिस है, जैसा कि मैं पहले बता के आया हूं। तो एरिया अंडर अ कर्व निकालने के लिए जो हम पहला मेथड सीखने जा रहे हैं वो है डेफिनेट इंटेग्रल्स एज द लिमिट ऑफ अ सम। डेफिनेट इंटेग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। अब सम किस चीज का है? मेन क्वेश्चन ये आता है कि सर सम किस चीज का है? तो बच्चों सम जो है वो इन चीजों का है। छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स बना रहा हूं ना मैं, और पता नहीं कितने बनेंगे, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन ए और बी के बीच में है। तो ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनका जब मैं सम निकालूंगा तो दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ सम। और लिमिट कहां से है? ए से बी तक। ये सारा मुद्दा है हमारे पास। अब मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी समझता हूं आपके लिए। एक तो यहाँ पे अब देखिए सी नहीं है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गई तो सी नहीं आएगा। अगर सी नहीं आएगा तो हम जितने भी आंसर निकालेंगे हमारे सारे के सारे सभी के मैच करेंगे। पहले तो ये होता था ना कि किसी का कोई आ गया, किसी का कोई आ गया, क्या ये ठीक है नहीं है हमें पता नहीं है। लेकिन अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबके आंसर सेम आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक स्टूडेंट का अलग आ जाए दूसरे का अलग आ जाए, नहीं होगा कभी भी। दूसरी बात यह है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है दैट इज एरिया अंडर अ कर्व, और एरिया हमेशा सेम रहता है, ठीक है। एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर मतलब मान लो दो स्टूडेंट्स हैं राकेश और वीरेश, तो राकेश का एरिया अंडर अ कर्व डिफरेंट आ जाएगा, वीरेश का डिफरेंट आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसमें एक और बात भी मैं मेंशन करनी ज़रूरी समझता हूं कि जब हमने लिमिट्स करी थी तो हमने करा था कि टेंड्स टू, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, टेंड्स टू करा था, तो इसका मतलब है कि वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं है लेकिन उसके बहुत नज़दीक है। इसी तरह से अगर टेंड्स टू a है तो एग्जैक्टली a पे नहीं है पर बहुत नज़दीक है। टेंड्स टू b है, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं है पर बहुत नज़दीक है। इसका ये मतलब है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये अप्रोक्सीमेट एरिया है पर इतना का नजदीक है कि वो एग्जैक्ट एरिया है।
राइट। अब देखिए सीखते हैं कुछ। मान लीजिए यहां पे मेरे पास n स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, पता तो है नहीं है मुझे कितनी है, सो मैं ये मानता हूं कि ये n स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, और n स्ट्रिप्स किसके अंदर हैं, a से लेके b तक के अंदर हैं। तो अब आप ये देखिए कि मैं ये जो विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स है, इन्हें मैं तो टोटल काउंट करूंगा, एक एक स्ट्रिप की विड्थ तो मैं कर नहीं सकता। अब आप ये देखिए कि अगर मैं विड्थ ऑफ द स्ट्रिप करूंगा तो b माइनस ए अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट कि यहां से लेके यहां तक की दूरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, ठीक है। अगर यहां से लेके यहां तक 50 मीटर की दूरी है, ठीक है, और 50 ही स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, तो क्या मतलब है कि एक स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितनी हो गई, वो 1 मीटर हो गई है। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां से हमें पता क्या चलता है कि h क्या है हमारे पास, h है विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, तो मैं यहां लिखता हूं विड्थ। b क्या है हमारे पास, अपर लिमिट, अपर लिमिट आपको करके भी बताया जाएगा। a क्या है मेरे पास, लोअर लिमिट, और यहां पे n क्या है मेरे पास, n है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स या नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, या स्ट्रिप्स कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो या फिर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अब आप ये देखिए कि मान लीजिए मुझे किसी भी कर्व का एरिया निकालना है, तो मैं करूंगा क्या, ये a ये b, लोअर लिमिट अपर लिमिट f ऑफ x dx, तो ये कर्व है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, निकल गया एरिया। लेकिन ये इतना आसान तो नहीं है, है ना, हमें कर्व का एरिया निकालना है तो कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए, और आपको ये चीज इसी तरह से ही याद करनी है कि याद इन द सेंस समझनी है कि विड्थ ऑफ अ स्ट्रिप इज इक्वल टू टोटल एक्स एक्सिस की लेंथ जो हम कंसीडर कर रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, तो नंबर से n आ जाएगा, h से विड्थ आ जाएगी, b माइनस ए टोटल विड्थ हो जाएगी। सो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी परेशानी होने नहीं वाली है आपको। अच्छा, अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूं मैं आपको कि हमारे पास फॉर्मूला ये था, ये जो चीज है। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए मेरे पास ये चीज है, एक स्ट्रिप है, h की क्या लेंथ क्या विड्थ निकालेंगे आप, है ही नहीं है विड्थ, तो अगर मैं h टेंडिंग टू जीरो लूं, इट हैज टू बी जीरो, लेकिन जीरो है नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है, इतना जीरो के नजदीक है पर जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो फिर n क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी फॉर्मूले की बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b माइनस ए अपॉन एच लिख सकता हूं, और अगर मैं ये वैल्यू डाल दूं तो n वुड ऑल्सो बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, टेंडिंग टू, इन्फिनिटी है नहीं है बट टेंडिंग टू। तो ये बात का आप खास ध्यान रखिएगा, व्हेन h टेंडिंग टू जीरो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। बहुत ध्यान से इस चीज को आपने समझना है। जब किसी चीज की विड्थ इतनी कम है कि वो जीरो है पर जीरो है नहीं है, तो फिर n भी इन्फिनिटी है पर है नहीं। समझ गए आप बात को? मैं थोड़ा सा इसे क्लियर लिख देता हूं, h को मैं ऐसे लिख देता हूं और n ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, तंगी नहीं होगी ना आपको समझने में। अब देखिए, फॉर्मूला होता है एक रेक्टेंगल का लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लूँ तो ये B है, ये A है और बीच में स्ट्रिप्स लग रही हैं, राइट। तो और n स्ट्रिप्स हैं, तो मैं यहाँ पे अगर आप समझेंगे इस चीज़ को तो Sn लिखूंगा, Sn ध्यान से देखिएगा, लिमिट, या पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि लेंथ इनटू विड्थ करते हैं,
हर एक चीज की विड्थ कितनी है, हर एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, h, और लेंथ क्या है। अब लेंथ देखते हैं, लेंथ है एफ ऑफ ए प्लस ये पहली बिल्कुल छोटी एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस so on till f of a plus n minus 1 into h। तो ये कुछ AP नहीं हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो AP हुई वो तो हुई हुई, लेकिन आप ये देखिए कि बड़े प्यार से देखिए कि मैंने जो स्ट्रिप्स हैं सब स्ट्रिप्स के एरियाज को मैंने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं, तो उनकी जो दिक्कतें हैं वो दूर करते हैं। देखिए एफ ऑफ ए पहली स्ट्रिप है, उसके साथ ही दूसरी स्ट्रिप है, तो यहाँ से मैंने उसके साथ एक और स्ट्रिप अटैच कर ली एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर उसके साथ एक और स्ट्रिप है, ठीक है, तो मैंने एफ ऑफ ए प्लस 2h ऐड कर ली जो थर्ड स्ट्रिप थी। फोर्थ में एफ ऑफ ए प्लस 3h आ जाएगी। इसी तरह से nth स्ट्रिप में अब बच्चे क्या करते हैं, इसे बोलते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस NH, ठीक है। तो ये NH नहीं होता, n-1 है। ये मैं आपको बताता हूं क्यों। मान लीजिए ऐसे करके हमारे पास है, तो ये दो स्ट्रिप्स हैं, बीच में विड्थ कितनी है, 1। 3 स्ट्रिप्स हैं तो बीच में विड्थ कितनी है, 2, ठीक है। और आप ये देखिए कि 3 स्ट्रिप्स में 2 विड्थ आ गई, 4 स्ट्रिप्स में 4 माइनस 1 करूंगा, 5 स्ट्रिप्स में 5 माइनस 1 करूंगा तो विड्थ आती जाएंगी, और n स्ट्रिप्स में n-1 करूंगा तो वो विड्थ आएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास चीज। अब क्योंकि a प्लस है तो ये सारी चीज लेंथ बन रही है, ये लेंथ है, ये दूसरी स्ट्रिप की लेंथ है, ये तीसरी स्ट्रिप की लेंथ है, और ये nth स्ट्रिप की लेंथ है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। और जब सारी लेंथ्स हैं इनटू विड्थ तो सबकी सेम है, तो ये चीज है। तो ये बन जाएगा हमारी जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स निकाली थी हमने उनका एरिया। अब आप ये देखिए कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 नहीं है, अदरवाइज तो ये सारा कुछ 0 हो जाता। 0 नहीं है पर 0 के बहुत नजदीक है, ठीक है। लेकिन अगर ये 0 नहीं है तब भी तो ये एरिया हम निकाल नहीं पाएंगे, तो मैं इसको चेंज करता हूं। अब आप ये देखिए कि हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, एक तो ये फॉर्मूला था व्हेन h टेंड्स टू 0, तो ये फॉर्मूला था, ठीक है। और फिर व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हमारे पास ये फॉर्मूला। और आप याद रखिएगा कि h के बाद आपको इसे समटाइम्स आपको इसे n में कन्वर्ट करवाना होगा। ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये h की जगह पे अब मैं n लिखूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए n का फॉर्मूला क्या है, b माइनस ए अपॉन एच, तो b माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। सॉरी, ये तो हम h की जगह पे लिख रहे हैं, तो b माइनस ए अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n है, और ये एक चीज कांस्टेंट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, h को तो हटा ही दिया, f ऑफ a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच, ठीक है। ये बात हो गई। अब आप ये देखिए कि ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, b माइनस ए यहाँ आ जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन टिल एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच, ठीक है। ये सब चीजें हैं हमारे पास। अब मैं कुछ चीजों को बोलने जा रहा हूं तो उनको सुन के घबराइएगा मत। ये देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है,
ठीक है। अब बच्चों के मन में है कि ये करेंगे कैसे या अप्लाई कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स वो तो हम सीख ही लेंगे, लेकिन अब आप ये देखिए कि लास्ट ईयर हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था सम ऑफ स्पेशल टर्म्स या सम ऑफ स्पेशल सीरीज, ठीक है। तो उसका तो यूज होगा ही होगा, तो ध्यान से देखिएगा इन सारी चीजों को। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा आप कि ये जो हैं ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हैं, तो एफ ऑफ एक्स को बार बार ए प्लस एच ये रिप्लेस कर रहा था, इसीलिए इसको इस तरह से लिखा गया है। हाउएवर, तो इस सम ऑफ स्पेशल सीरीज के बारे में बात कर रहा था मैं। इन सारी चीज़ों को सॉर्ट करके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हम क्वेश्चन करेंगे, इन सारी चीज़ों को सॉर्ट करके हम इस तरह से कुछ लेके आएंगे, एच की टर्म में लेके आएंगे, या फिर एच स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा, या फिर एच क्यूब की टर्म में आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फिर बन जाएंगी जीपी में बन जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको याद होगा कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है। अब आप ये देखिए, ध्यान से देखेंगे कि एस एन अगर आपको याद हो तो हम ये करते थे, लास्ट टर्म का सम करते थे। और मैं आपको कुछ और फॉर्मूले भी बता रहा हूं, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, ये होता है वेयर एन इज नेचुरल नंबर। मैं चलिए आपको लिख के बताता हूं कि यहां पे समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन के इज इक्वल टू, ठीक है। ये सिंपल है ऐसे, अगर आपको नहीं भी पता तो ऐसे, सो ऑन टिल एन। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनका सम होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये एक है। दूसरा हमने किया था कि एन जो स्क्वायर वाले नंबर्स होते हैं उनका कैसे, कि जैसे मान लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल प्लस एन स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास k इज इक्वल टू 1 टू n, के स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक है, ये भी केस आता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन टिल प्लस n क्यूब। तो ये इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, ये है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n के क्यूब इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, आइदर विच वे यू वांट। तो ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी वो क्या है। इफ कंडीशन है एस एन ऑफ अ जीपी व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, यानी कॉमन रेशो। तो वो क्या है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और या एंड नहीं, और ही लिखता हूं मैं, व्हेन आर इज लेस देन 1, तो ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन 1 माइनस आर, ये भी सम ऑफ एन टर्म्स है। तो ये सारी चीजें हम लास्ट ईयर करके आए थे, ठीक है। कोई इतनी लंबी चौड़ी परेशानी है नहीं है, आधों को तो बिल्कुल याद ही होंगे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। अच्छा, कभी कभी हमारा लिमिट का फॉर्मूला भी लग जाता है, आगे जो भी लगेंगे मैं बताता रहूंगा। ये जो वो हैं जो हमें शायद कभी बड़े प्रोमिनेंटली यूज करने पड़ जाएं। तो एक फॉर्मूला होता है लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी हमें यूज करना पड़ जाता है। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। लेकिन मैं आपको ना अभी आपको कुछ चीजें मैं लिख के बता रहा हूं, और फिर मैं आपको
ध्यान से वो चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि उनको अप्लाई कैसे करना है। पिछले पेज पर चलते हैं। अगर आपको ये ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे nth टर्म जो है, जो nth टर्म है वो n-1 है। तो हर एक फॉर्मूले में जहाँ पे भी n है वहाँ पे n-1 आएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करूँ फॉर n-1 तो ये आएगा n की जगह पे n-1 और इसकी जगह पे n आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करूं तो क्या आएगा n-1, फिर यहाँ पे n आ जाएगा और फिर यहाँ पे 2n-1 प्लस 1 है तो 2n-2 प्लस 1 यानी आ जाएगा 2n-1 आ जाएगा अपॉन 6। ठीक है, और यहाँ पे भी दोबारा से हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी n इंटू n-1, ठीक है, या n-1 इंटू n अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आया तो 4 या 6 मार्क्स में ही आएगा, उससे कम में सवाल ही नहीं है इसके आने का। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सर ये इतना सारा कुछ आपने बता दिया है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अच्छा, जितना ये आपको तंग कर रहा होगा या देखने में थोड़ा सा हॉरिबल सा लग रहा होगा, ये है नहीं है। बहुत से स्वीट से क्वेश्चन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं, और अगर हम करेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 25 से जस्ट पहले एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया है, डमी वेरिएबल्स। मैं आपको बता दूं ये कुछ नहीं है, अगर वो नहीं भी देते तो भी हमारा काम चल जाता। उन्होंने दे दिया है तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। अगर ऐसे लिमिट है हमारे पास f ऑफ x dx है तो याद रखिए कि a से लेके b तक है। अगर मान लीजिए मैं x की जगह पे कोई t वेरिएबल ले लेता हूं या u वेरिएबल ले लेता हूं या कोई भी वेरिएबल x की जगह पे ले लेता हूं, तो मैं इसे इस तरह से मान लीजिए मैं एक t वेरिएबल ले रहा हूं तो a से b ft dt हो जाएगा। ये चीज है, समझ आइए आपको। अगर u होता तो a से b fu du हो जाता। अब कई बच्चे सिर को खुजला रहे होंगे, सर ये क्या है? बच्चों कुछ नहीं है, अगर fx dx है तो fu du है या ft dt है, तो कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और आप ये देखिए कि अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 25 और देखते हैं कि उसमें क्या है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 25 करते हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़ ली होगी। ठीक है, तो ध्यान से हम देखते हैं। उन्होंने बोला क्या है, क्वेश्चन है कि 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx निकाल दीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे और तो कुछ बाद में ही करेंगे। सॉल्यूशन बड़े ध्यान से बड़े आराम से समझिएगा। a से b f ऑफ x dx है हमारे पास, जो कि हो जाएगा b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा याद रखिएगा, आप दो तरह से कर सकते हैं इसे, h टेंड्स टू 0 भी कर सकते हैं और n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, आइदर विच वे यू वांट। तो अगर यहाँ n है तो मैं यहाँ n लगा लूँगा, एक बड़ी सी ब्रैकेट रख लूँगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन टिल f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा याद रखिएगा कि हमें ये सारी चीज़ें करके बतानी है। हेयर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और h इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन n। ये चीज़ें हैं। तो h की वैल्यू मैंने निकाल ली है और ये n है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है कि h इज इक्वल टू 2 अपॉन n है। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखिए मैं सारी चीज़ें
ये जो है फॉर्मूले में अप्लाई करता जाऊंगा। तो देखिएगा कैसे। b माइनस ए क्या है 2, ठीक है, 2 माइनस 0 2 हो गया। लिमिट यहां मैं लिख दूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइएगा। f ऑफ a क्या है, ध्यान से देखिएगा। f ऑफ a जो है हमारे पास 0 है, प्लस f ऑफ a प्लस h क्या है, ध्यान से देखिएगा। 0 प्लस h, और h क्या है 2n, तो 0 प्लस 2n क्या हो जाएगा f ऑफ 2n प्लस, ठीक है, f ऑफ a प्लस 2h क्या है 0 प्लस 2h, यानी 2 इंटू 2 अपॉन n, तो f ऑफ 4 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों का आप खास ध्यान दीजिएगा, ये शुरू में ही मुश्किल लगती हैं, अदरवाइज है नहीं है। प्लस सो ऑन टिल f ऑफ, अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये 0 है, n माइनस 1, ठीक है, और h की वैल्यू क्या है 2 अपॉन n, तो मैं ये लिख सकता हूं n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन n, और ये चीज मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। इतनी सी बात है अब जो आपको समझनी है। ठीक है, तो याद रखेंगे a की वैल्यू 0 थी, अगर कुछ 1 2 3 और होती तो हम वो भी लिखते, लेकिन इस केस में 0 ही है तो हमने वो लिख दी है आपके लिए। अब देखिए, अब जरा आपकी कंसंट्रेशन की मुझे ज्यादा जरूरत है। 1 अपॉन n। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे x अब 0 है तो 0 प्लस 1 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं कि 2 अपॉन n, यानी 2 अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1, प्लस 4 अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये गया वहां पे एक्स स्क्वायर की जगह पे। सो ऑन टिल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब ये आ जाएगा 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 1। तो याद रखिएगा ये जो 1 है ये अब कितनी बार आ रहा है, ये n बार आ रहा है। ठीक है, और ये जो चीज है इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तो देखते हैं। 2 लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन टिल n टर्म्स या n टाइम्स, जैसे भी आपको ठीक लगे, दोनों ही चीजें ठीक हैं। प्लस अब आप ये देखिए कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, लेकिन नीचे n स्क्वायर तो कॉमन है, तो वो मैं n स्क्वायर पहले ही कॉमन लेके आ रहा हूं। फिर लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, फिर सो ऑन टिल n माइनस n का होल स्क्वायर, और ये मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज क्लियर होनी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, तो हमें ये पता है 1 n टाइम्स, अगर एक को मैं 2 बार ऐड करता हूं तो 2 आएगा, 3 बार ऐड करता हूं तो 3 आएगा, n बार ऐड करूंगा तो क्या आएगा, n आएगा। प्लस यहां से अब आप ये देखिए कि 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो देखेंगे बड़े ध्यान से, 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, जब सब में से 2 कॉमन आ गया है तो। अच्छा, ये अब मैं आपको फॉर्मूला बता के आया हूं, ठीक है ना, n माइनस 1 इंटू n और आगे n प्लस 1 अपॉन 2 जो भी था। एक बार फिर से करके बताता हूं आपको, ठीक है, ये वर्किंग नोट में चला जाएगा, या तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा इंटू n माइनस 1 प्लस 1 n आ जाएगा,
और ये देखिए 2 इंटू एन माइनस वन प्लस वन, 2n-2 प्लस वन, तो 2n-1 आ जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान देना है आपने, 2n-1 अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये चीज मैं आपको करके बताना चाहता था। अब अगर हम आगे कैरी करें इसे, तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, n प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ पे यही फॉर्मूला जो आ जाएगा n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं अब। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझ के चलनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे हम। 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैं आपको एक और चीज़ ऊपर करके बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कुछ भी हो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हो, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं। और अगर आगे चले जाएंगे तो 1 इंटू 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, सो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। n को अब मैं अंदर लेके जा रहा हूं, और यहाँ पे मैं इसको काट भी रहा हूं। n यहाँ 1 आ गया, प्लस 2/3 आ गया, और ये n क्यूब बन गया इधर जाके। तो अब आप ये देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन n क्यूब। तो ये और ये तो कटा, तो फिर 2 आ गया। अब देखिएगा, अब मैं ऑलमोस्ट एंड कर दूंगा क्वेश्चन को। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/3 n-1 अपॉन n इंटू 2n-1 अपॉन n, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लिमिट, और ये स्टेप्स ना ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हैं सारे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने 0 लिख दिया था, इन्फिनिटी 1 प्लस 2/3 n माइनस 1 माइनस, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है, 1 अपॉन n आ जाएगा, इंटू 2 माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, 2n अपॉन n 2 आ जाएगा ये। अब हमने पढ़ा है कि 1 अपॉन n, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n 0 है, तो 2, अब इसकी वैल्यू तो मैं लिखूंगा नहीं, 1 प्लस 2/3 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0। ठीक है, इसको अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2, 1 प्लस ये 2 इंटू 2 4/3, तो ये आ जाएगा 7, 2 इंटू 7/3 इज इक्वल टू 14/3। दैट्स दी आंसर। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अब हम करते हैं 26th एग्जाम्पल, और इसे भी आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। अगर आपको पहली एग्जाम्पल आ गई है तो इसमें कोई तंगी होगी नहीं आपको। 0 से 2 e की पावर x dx एज लिमिट ऑफ सम निकालना है। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे a क्या है, 0 है, b क्या है, 2 है, f ऑफ x क्या है, e की पावर x है, और b माइनस a क्या है, 2 है। चलिए वो तो लिखा ही जाएगा, बात की बात है। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट सॉल्यूशन, ठीक है, a2b f ऑफ x dx इज इक्वल टू एज लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन टिल प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, ये आधों को तो याद भी हो गया होगा ना ये फॉर्मूला। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, कोई तंगी होगी नहीं। आगे बढ़ने से पहले हमें h की वैल्यू भी निकाल ही लेनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो तंग करेगी। h क्या होता है, b माइनस a अपॉन n, b माइनस क्या है 2 माइनस 0 अपॉन n, यानी 2 अपॉन n। तो ये पता होनी चाहिए बस हमें, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इसे
ओके, तो ये चीज़ आ गई। आई होप ये आपको अब क्लियर है सारा कुछ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन चेंज कैसे होता है वो देखते हैं। ये 2 है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n, एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या है, और एच क्या है 2/n, तो ये आ जाएगा 2/n प्लस एफ ऑफ 4/n प्लस सो ऑन टिल एफ ऑफ n -1 इंटू 2/n, ठीक है, और ब्रैकेट हो गई क्लोज। अब याद रखिएगा ये जो 0 है, ये जो चीज़ें हैं ये कन्वर्ट किस में हो गई हैं, ये x की वैल्यूज कन्वर्ट हो गई हैं, और हमारे पास फंक्शन क्या है, ओरिजिनल फंक्शन क्या है, e की पावर x। तो अब आप ये देखिए कि 2 लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n, e की पावर 0 क्या होता है 1, प्लस e की पावर 2/n प्लस e की पावर 4/n प्लस सो ऑन टिल प्लस e की पावर 2n माइनस 2/n, और ब्रैकेट हो गई हमारे पास क्लोज। अब जाना पड़ेगा अगले पेज पर, तो चलिए फटाफट अगले पेज पर चलते हैं। आप आई होप आप ये देख ही रहे होंगे कि ये एक जीपी बन चुकी है, ठीक है। अगर ये एक जीपी बन चुकी है तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, और r क्या है, r दिस अपॉन दिस या फिर दिस अपॉन दिस, तो r क्या हो जाएगा e की पावर 2/n हो जाएगा। और हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि r इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि e हमें पता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। सो देखिए इसको अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n, ठीक है, ब्रैकेट ए तो हमारे पास है ही है 1, e की पावर 2n इंटू n -1/, ठीक है ना, e की पावर 2/n -1। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, फॉर्मूला यूज हुआ हमारे पास Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n -1/r-1, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यूज हुआ है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। अब आप ये देखिए ये और ये तो कट गया, तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n e की पावर 2 -1/e की पावर 2/n -1, ये कांस्टेंट। चलिए फिर इसको बाहर लेके चलते हैं, 2 इंटू e की पावर 2 -1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब हमारे पास चलिए एक बार तो इसको इसी तरह से ही लिख लेते हैं 1/e की पावर 2/n -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये एक स्पेशल केस बन रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला याद करवा दूं कि मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h -1 e की पावर h -1 अपॉन h इज इक्वल टू 1 होता है। बट वो तब था व्हेन h टेंड्स टू 0 है। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ h है तो यहाँ भी h है, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2/n है, तो पहली बात ये वाला 2 मैं अंदर लेके आऊँ, ये देखिए ये वाला 2 मैं अंदर लेके आया, ठीक है। अब देखिए e की पावर 2 -1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा, तो 1/e की पावर 2n -1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा ये पूरा 2/n आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये वैसे हम लास्ट ईयर लिमिट्स में करके भी आए थे ये सारी चीज़। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये 2/n, तो मैं उनको बताता हूँ कि 2/n अगर है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये चीज़ जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर में 0 है,
ये भी चीज़ ज़ीरो है, तो ये फिर फॉर्मूला लग नहीं गया, एच वाला फॉर्मूला। तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, इसलिए इस स्टेप को मैं अलग से एक बार कर रहा हूँ। मेरे पास क्या था, e की पावर 2 माइनस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n e की पावर 2 अपॉन n माइनस 1, ये है मेरे पास एक्चुअल में। अब अगर मैं इसे पूरे के पूरे को अंदर लेके आता हूँ, ध्यान दीजिएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये पूरा अंदर आ गया, ई स्क्वायर माइनस 1, ध्यान देंगे अब हम, अपॉन ई की पावर 2n माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 यहाँ पे आना चाहिए, ये माइनस 1 यहाँ आ गया, ठीक है। ये जो 1 अपॉन n है डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n लिखूंगा, लेकिन मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2 कर दूंगा। किया मैंने वही है जो मैंने पहले किया था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है। और अब ये जो लिमिट है यहाँ लिखने की बजाय, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। और ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर n माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला चेंज करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सो 2 इंटू ई की पावर 2 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 2 और ये 2 कट गए, ठीक है, और ये 1 आ गया, ठीक है, ओह आई एम सॉरी, ये तो काट चुका हूं मैं। तो e की पावर 2 माइनस 1 इज योर आंसर। और इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं हम। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट होगा मुझसे जरूर पूछिएगा। विद दिस आई क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड। बाय बाय।